नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने प्रबोधन पढ़ा था। प्रबोधन की क्या विचारधारा थी, किस प्रकार प्रबोधन ने नए परिवर्तन किए, उन सब का अध्ययन किया था। वह क्यों किस किस विचारक ने प्रबोधन में अपने अपने क्या क्या मत रखे, उन सब का गहनता से अध्ययन किया था। आज उसी के बाद एक प्रबोधन के बाद जो नए विचार आए, उससे एक और नई विचारधारा का जन्म हुआ और वह विचारधारा थी समाजवाद। तो आज हम पढ़ेंगे समाजवाद। उससे पहले कुछ पंक्तियां आप सबके लिए। हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वही है जो कोशिश 1000 बार करता है। तो आइए इसी के साथ अपने आज के टॉपिक पर आते हैं, समाजवाद। समाजवाद क्या था? तो समाजवाद की जो उत्पत्ति है वह 18वीं शताब्दी में हुई थी और 18वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति थी उसके परिणाम स्वरूप समाजवाद शब्द निकल कर आया। और समाजवाद में किसके बारे में बताया गया? तो जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके बाद समाज में 2 वर्ग उभर कर आए थे। 2 वर्ग उभर कर आए थे और उसमें पहला था पूंजीपति वर्ग और दूसरा था मजदूर वर्ग। जो पूंजीपति वर्ग था इसको बुजुर्गा वर्ग भी कहा जाता था। और जो मजदूर वर्ग था इसको सर्वहारा वर्ग भी कहा जाता था। जो पूंजीपति वर्ग था इसके ऊपर उत्पादन में वितरण के जो साधन होते थे, उद्योग धंधे जो होते थे, उन सब पर नियंत्रण पूंजीपति वर्ग का होता था और इस वजह से इस वर्ग को बुजुर्गा वर्ग भी कहते थे और शोषक वर्ग भी कहते थे, क्योंकि ये इनका शोषण करते थे। इन जो निम्न वर्ग होते थे, ये मजदूर वर्ग होते थे, मजदूरी करते थे और उसका फायदा जो ये वर्ग उठाते थे, इस वजह से इसे शोषक वर्ग भी कहा जाता है और इसे शोषित वर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसका शोषण होता था। तो उस समय समाज 2 वर्गों में विभाजित हो गया। पहला वर्ग था पूंजीपति वर्ग व दूसरा था मजदूर वर्ग। अब इन वर्गों में जो यह असमानता क्यों है, इसका गहनता से चिंतकों ने अध्ययन किया और उसके बाद में एक विचारधारा का जन्म हुआ और उस विचारधारा को कहते हैं समाजवाद। तो समाजवाद शब्द वहां से निकल कर आया। तो हम समाजवाद देखें कि समाजवाद क्या था, यह चाहता क्या था। तो समाजवाद एक उत्पादन व वितरण की प्रणाली से संबंधित था। समाजवादी जो चिंतक थे उनका कहना था कि जो उत्पादन व वितरण का स्वामित्व होता है वह किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर न होकर के एक विशेष समाज या समुदाय के पास होना चाहिए। तो जो समाजवादी चिंतक थे उनका मानना था कि उत्पादन व वितरण पर जो स्वामित्व होता है, जो नियंत्रण होता है, वह किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी समुदाय या किसी समाज का होना चाहिए, जिससे कि समाज में निर्धनता को समाप्त किया जाए, सभी बराबर हो और जिससे धन के विषय में कभी लड़ाई ना हो। किंतु यह सिर्फ एक विचारधारा के रूप में ही रह गया। आगे हम देखते हैं समाजवाद। समाजवादी जो विचारधारा है इसका अध्ययन 2 भागों में बांटकर किया जाता है। तो जो समाजवादी विचारधारा है, इस विचारधारा को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहली विचारधारा है काल्पनिक, पहली जो विचारधारा है उसको काल्पनिक विचारधारा या यूटोपियन विचारधारा के नाम से जाना जाता है।
कि इसमें सिर्फ आदर्श को रखा गया है। और दूसरी विचारधारा को हम पढ़ते हैं तो वह मार्क्सवाद या उसे हम वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं, जिसमें मार्क्स के विचारों का संपूर्ण मार्क्स के विचारों को एक मार्क्सवाद की संज्ञा दी गई है, जिसमें मार्क्सवाद ने एक वैज्ञानिक तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। पहले हम देखते हैं कि काल्पनिक या यूटोपियन समाज क्या था। तो काल्पनिक और यूटोपियन समाज में यूटोपियन समाजवाद के चिंतकों ने कहा है कि जो समाज है उसमें धनी वर्ग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, निर्धन वर्ग भी समाप्त हो जाएगा, उसमें एकतापूर्ण समाज रहेगा, और जो इस आर्थिक इसकी लड़ाई चलती है यह लड़ाई भी समाप्त हो जाएगी। इस तरह समाज में कोई धनी वर्ग का अस्तित्व नहीं रहेगा और न ही किसी सर्वहारा वर्ग का अस्तित्व रहेगा, बल्कि समाज एक लय की दिशा में चलता जाएगा, इसमें कोई वर्ग नहीं रहेगा और यह एक शांतिपूर्ण समाज होगा जिसमें लड़ाई झगड़े संघर्ष की स्थिति कभी पैदा नहीं होगी, क्योंकि कोई धनी वर्ग ही नहीं होगा। इस समाजवाद के विचारकों में, इस मतलब आदर्शवाद के विचारकों में चार्ल्स फ्यूरियो, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, और लुई ब्ला। तो जो ये काल्पनिक या यूटोपियन समाजवाद था, इसके जो चिंतक थे वह चार्ल्स फ्यूरियो, रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन व लुई ब्ला थे। और इन चिंतकों ने समाजवाद के एक आदर्श रूप को प्रस्तुत किया। इन्होंने विज्ञान व भौतिकवाद को कहीं भी महत्व नहीं दिया, बिल्कुल नकार दिया, और इन्होंने एक आदर्शवाद को जन्म दिया कि हम आदर्शवाद के सहारे चलकर समाज में एकता लाएंगे। इन्होंने कहा है कि जो समाज में धनवान व निर्धन है इसका भेद पूर्णतः मिट जाएगा और समाज एकता की ओर आगे बढ़ेगा। इन्होंने एक ऐसे समाज की रूपरेखा प्रस्तुत की जो आदर्शवाद के सहारे चलकर एक समाजवाद की स्थापना करेगा, जहां अन्याय का कोई मार्ग नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कोई धनी वर्ग और कोई निर्धन वर्ग नहीं रहेगा। किंतु प्रश्न यह है कि इन चिंतकों ने एक ऐसे समाज की स्थापना पर जोर दिया और ऐसे समाज की रूपरेखा तो तैयार कर दी, किंतु उससे हकीकत में व्यावहारिक जीवन में किस तरह अमल में लाया जाए यह इन्होंने नहीं बताया। अर्थात इन्होंने जो एक रूपरेखा, एक आदर्श रूपरेखा तैयार की, इन्होंने जो एक स्वप्न लोक बनाया, इनके स्वप्न लोक को यथार्थ धरातल पर कैसे उतारा जाए इस विषय में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इस वजह से समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद, यूटोपियन का अर्थ होता है आदर्शवाद, तो यूटोपियन समाजवाद या काल्पनिक समाजवाद या स्वप्नदर्शी समाजवाद की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें एक ऐसे समाज की कल्पना की गई है जो कि सिर्फ एक कल्पना मात्र थी, एक स्वप्न मात्र था, जिसे यथार्थ धरातल पर कैसा लाया जाए या उससे प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यावहारिक जीवन में किस तरह उतारा जाए, इस विषय में इन चिंतकों ने कोई मत नहीं दिया या कोई रूपरेखा तैयार नहीं की। इन्होंने सिर्फ एक समाज की रूपरेखा तैयार की थी, उसे किस प्रकार से धरती पर लाया जाए, धरातल पर उतारा जाए, किस प्रकार से इस पर कार्य किया जाए जिससे कि वास्तव में एक आदर्श समाज की स्थापना हो, इस विषय में इन्होंने कुछ नहीं कहा और इसी वजह से इसे सिर्फ एक कल्पना का समाज कहा गया है। इसी के साथ हम दूसरा पढ़ते हैं कि दूसरे किस विचार के रूप में समाजवाद को पढ़ा जाता है। तो दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में समाजवाद को पढ़ा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद में क्या है कि जो एक व्यक्ति थे कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स के विचारों को एक वैज्ञानिक समाजवाद की संज्ञा दी गई। कार्ल मार्क्स, इनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के प्रशा में हुआ था।
जो कार्ल मार्क्स थे यह हीगेल के विचारों से विशेष प्रभावित थे और इन्होंने हीगेल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति थी उसी के आधार पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत भी दिया है। तो जो कार्ल मार्क्स थे इन्होंने अपने विचारों को समाजवाद पर अपने जो विचार प्रस्तुत किए वह 4 सिद्धांतों के माध्यम से किए। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए और उन सिद्धांतों को कार्ल मार्क्स के उन 4 जो सिद्धांत थे उनके माध्यम से इन्होंने जिस समाजवाद की स्थापना की है उसे वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो कार्ल मार्क्स से पूर्व का समाजवाद था, मार्क्स से पूर्व समाजवाद, उसमें आदर्श को रखा गया था, उसमें विज्ञान व भौतिक आधार नहीं था, किंतु जो यहाँ का आधार है वह पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है और इस वजह से इसे वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। तो जो कार्ल मार्क्स थे इनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध रचनाएं उनमें भी इन्होंने समाजवाद की व्याख्या की है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और दूसरी जो इनकी पुस्तक है वह है दास कैपिटल। तो जो कार्ल मार्क्स थे इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। इनमें कार्ल मार्क्स ने अपने समाजवादी विचार प्रस्तुत किए हैं। अब हम देखते हैं आगे कि कार्ल मार्क्स ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो कार्ल मार्क्स का पहला जो सिद्धांत है वह है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। इन्होंने पहला जो सिद्धांत दिया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है, जो कि किससे लिया है, हीगेल की जो पद्धति थी, हीगेल के विचारों से ये विशेष प्रभावित है और हीगेल की द्वंद्वात्मक पद्धति से इन्होंने यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत लिया है। द्वंद्वात्मक पद्धति से यह सिद्धांत लिया। अभी हीगेल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति थी वह क्या थी, तो हीगेल कहते हैं कि जो समाज में कोई भी परिवर्तन, जो समाज होता है तो समाज में कोई भी सामाजिक परिवर्तन या विकास होता है समाज में जो सामाजिक परिवर्तन या विकास होता है वह विचारों के माध्यम से ही होता है। विचारों से ही किसी भी समाज के उत्थान व पतन का कारण होता है, यह हीगेल कहते थे। उनका कहना था कि समाज में 2 विचारधाराएं आएंगी। जब एक विचार रहेगा तो वह विचार प्रस्तुत होगा और उससे अलग अगर किसी का मत होगा तो दूसरा विचार भी प्रकट होकर आएगा और जब 2 विचारधाराएं टकराएंगी तो संघर्ष होगा और उस संघर्ष का जो परिणाम रहेगा वह क्या रहेगा, परिवर्तन। और जब परिवर्तन होगा तो वह परिवर्तन किसको इंगित करेगा, वह परिवर्तन विकास को इंगित करेगा। तो हीगेल कहता है कि यदि समाज में कोई भी विकास या परिवर्तन होता है तो वह विचार के माध्यम से होता है। उसने विचार को सर्वश्रेष्ठ बताया है, चेतना को सबसे ऊपर बताया है कि कोई विचार आएगा तभी उस पर काम होगा और उस पर काम होगा तो उससे विपरीत विचारधारा उससे अवश्य टकराएगी और उससे विपरीत विचारधारा टकराएगी तभी समाज में एक नया परिवर्तन होगा और वह एक विकास की रूपरेखा तैयार करेगा। और इसी प्रकार उसने कहा है कि पतन भी होता है तो वह पतन भी एक विचार के माध्यम से ही होता है। अब हम देखते हैं कि जो हीगेल था उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति क्या थी। तो द्वंद्वात्मक पद्धति के अंतर्गत हीगेल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति थी
उस पद्धति के अंतर्गत हेगेल ने कहा है कि जो विकास की प्रक्रिया होती है वह 3 स्थितियों से गुजरती है। पहला होता है पक्ष, दूसरा होता है प्रतिपक्ष, और तीसरा होता है समपक्ष। तो हेगेल ने कहा कि जो समाज में विकास होता है, विकास 3 स्थितियों से गुजरता है। पहला होता है पक्ष, जिसको थेसिस भी कहते हैं, दूसरा होता है प्रतिपक्ष, और तीसरा होता है समपक्ष। तो जो हेगेल था उसका कहना था कि जो पक्ष होता है यह पहला विचार होता है। पक्ष जो होता है यह पहला विचार होता है, किंतु यह जो होता है यह पूर्णतया सत्य नहीं होता है, पूर्णतया सत्य नहीं होता है। और जब यह विचारधारा चलती है तो उन्होंने कहा है कि एक विचारधारा निकलती है, तो यदि यह विचारधारा गलत लगेगी किसी को, तो इसके विपरीत जरूर कोई ना कोई एक और विचारधारा आएगी, और वह विचारधारा आएगी प्रतिपक्ष के रूप में। अर्थात जो पक्ष है, जो पक्ष विचार है, इस पक्ष विचार के बारे में सिद्ध हो जाए कि यह पूर्णतः सत्य नहीं है, तब इसके परिणाम स्वरूप एक और विचारधारा निकल के आएगी, और वह विचारधारा क्या रहेगी? प्रतिपक्ष। किंतु जब यह भी सिद्ध हो जाए कि जो प्रतिपक्ष विचारधारा है यह भी पूर्णतः सत्य नहीं है, यह भी पूर्णतः सत्य नहीं है, तो इन दोनों में टकराव होगा, और जब इन दोनों में टकराव होगा तो यह इसके असत्यता के वजह से उभर कर आया था। और जब पक्ष को भी प्रतिपक्ष में कोई असत्यता नजर आएगी, तब ये दोनों अपने जो असत्य अंश है उनको त्याग कर दोनों के सत्य अंश को जब जन्म देंगे, तब इनमें एक परिवर्तन आएगा। जब दोनों पक्ष और प्रतिपक्ष अपनी असत्यता को त्याग कर एक सत्य अंश को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो एक नया परिवर्तन होगा, क्योंकि यह भी इसके कुछ अंश त्यागेगा और यह भी इसके कुछ अंश त्यागेगा जो असत्य प्रमाणित हुए हैं। तो जब ये दोनों असत्य अंश त्याग देंगे और एक सत्य अंश की ओर चलेंगे, तब एक परिवर्तन होगा, क्योंकि दोनों की सत्यता को लेकर होगा, और फिर वह परिवर्तन कहलाएगा समपक्ष। तो यहाँ पर एक विचार निकला था जो कि पक्ष से शुरू हुआ था, और वह कहाँ आके रुका है? समपक्ष पे। और इस समपक्ष विचार को उन्नत विचार की संज्ञा दी है हेगेल ने। हेगेल के अनुसार जो समपक्ष है यह एक उन्नत विचार होगा। इसी प्रकार हेगेल कहता है कि जो समाज में परिवर्तन होता है वह एक विचार के रूप में निकलता है, फिर उसके विचार अगर यदि वह गलत है तो उसके विपरीत दूसरा विचार आएगा, दूसरी विचारधारा आएगी। जब दोनों विचारधाराएं टकराएगी, तब जो गलत है उसको त्याग कर वह सही की दिशा में चलेंगे, और उसके बाद जो तीसरी विचारधारा का जन्म होगा उस विचारधारा को उन्नत विचार कहा जाएगा। और यहाँ जाकर भी हेगेल कहता है कि समाज का विकास पूर्णतः नहीं होगा, इसके बाद भी विचार एक चलने वाली निरंतर प्रगतिशील प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विचार कभी नहीं रुकते। तो समाज का पूर्णतः विकास कहीं कभी नहीं हो सकता, किंतु यह जरूर है कि यह एक उन्नत विचार होगा, क्योंकि यह पक्ष और प्रतिपक्ष दो जगह से टकरा कर आएगा, अर्थात यह इनसे बेटर विचार है। तो यह समपक्ष एक उन्नत विचार माना जाएगा, और इस तरह समाज में धीरे धीरे परिवर्तन होते रहते हैं और विकास की चरम सीमा तक पहुंचते हैं। इस सिद्धांत को हेगेल की द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। किंतु जो कार्ल मार्क्स था, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के नाम से ही क्यों जाना जाता है, जबकि हेगेल ने दी है यह पद्धति। तो द्वंद्वात्मक पद्धति जो है वह तो हेगेल ने दी है, तो वह इस वजह से जाना जाता है कि जो मार्क्स था उसने द्वंद्वात्मक पद्धति में एक शब्द को और जोड़ा, और वह शब्द था भौतिक। अपने जो ये पद्धति का अध्ययन किया है कि किस तरह समाज का विकास होता है, समाज किस तरह पक्ष, प्रतिपक्ष व समपक्ष पर जाकर एक उन्नत विचार प्रस्तुत करता है, यह पद्धति है द्वंद्वात्मक पद्धति।
किंतु जो कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत दिया है वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है। तो इस पद्धति को कार्ल मार्क्स ने भौतिकता से जोड़कर कहा है कि यह विचार समाज में ही नहीं चलता, यह भौतिकता की दृष्टि से भी यह विचार बढ़ता है। अर्थात जो धनी वर्ग है, जो बुजुर्गा वर्ग है, उसके भौतिक विचार से समान होते हैं। मार्क्स कहता है कि जो भौतिकवाद का सिद्धांत जो है वह समान वर्ग के विचार समान होते हैं, यह मार्क्स ने जोड़ा है। मार्क्स का कहना था कि यदि पूंजीपति वर्ग रहेगा तो उस पर पूरे पूंजीपति वर्ग के जो भौतिक सुख होते हैं, जो भौतिक विचार होते हैं वह समान होते हैं, जबकि जो निम्न वर्ग होता है, जो मजदूर वर्ग होता है, उसके भौतिक विचार समान होते हैं। अर्थात इसका कहना यह था कि भौतिक विचार भी इस तरह से ही प्रगति करता है, निम्न वर्ग के भौतिक विचार उच्च वर्ग के भौतिक विचार से अलग अलग होते हैं। और इस तरह मार्क्स कहता है कि जो हीगेल ने द्वंद्वात्मक पद्धति दी थी उसको उल्टा दिया था और उसे मैंने सीधा करके प्रस्तुत किया। अर्थात जो हीगेल ने द्वंद्वात्मक पद्धति का सिद्धांत दिया था वह सिर के बल खड़ा हुआ था, जिसे मैंने पैर के बल खड़ा किया है, यह मार्क्स ने कहा है। इसके बाद मार्क्स का हम दूसरा सिद्धांत देखते हैं, ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद को उसने 4 अवस्थाओं से समझाया है। पहला आदिम समाज, आदिम समाज का युग। दूसरा बताया है उसने दास युग। तीसरा सामंतवादी, वह चौथा बताया पूंजीवादी। तो जो ऐतिहासिक भौतिकवाद बताया इसमें कार्ल मार्क्स ने इतिहास का गहन अध्ययन करके 4 युगों की व्याख्या की है। कि जो आदिम समाज था इसमें उत्पादन व वितरण पर दोनों का स्वामित्व होता था, वहाँ पर कोई वर्ग नहीं था। इसमें सभी का जो उत्पादन की प्रणाली थी इस पर सभी का स्वामित्व होता था और इस तरह यह एक पूर्णतः अच्छी साम्यवादी व्यवस्था थी। किंतु इसमें निर्धनों को भी बराबर सम्मान था और निर्धनों का भी उतना ही उत्पादन की प्रणाली पर अधिकार था। किंतु इसमें कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि मैं तो इस आदिम जो समाज है इसकी भी स्थापना नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें निर्धनों का नियंत्रण था किंतु वह थे तो निर्धन, और मेरा जो समाज रहेगा नया समाजवाद, उसमें तो निर्धन होने ही नहीं चाहिए। उसमें न तो निर्धन होंगे और न पूंजीपति वर्ग होगा। अर्थात उसमें जो कार्ल मार्क्स था उसने एक वर्ग ही विहीन समाज की स्थापना पर जोर दिया। उसने कहा कि समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई वर्ग ही नहीं हो। उसने कहा कि जो समाज होगा न तो वह वर्ग वाला होगा न ही राज्य वाला। उसने राज्य को कहा है कि राज्य तो जो मजदूर वर्ग होता है उसका शोषण करने के लिए होता है, न कि उनको एक कल्याणकारी राज्य बनाने उनका कल्याण करने के लिए। जबकि इस विचारधारा का खंडन भारतीय अर्थव्यवस्था में किया गया है। भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है, जिससे राज्य जो है वह समाज का कल्याण करता है। किंतु जो मार्क्स थे उनके विचार रहते हैं कि जो राज्य जो होता है वह तो मजदूरों का शोषण करने के लिए होता है, वह सर्वहारा को उत्पीड़न करने के लिए होता है। इसलिए मार्क्स ने राज्य विहीन व वर्ग विहीन समाज की स्थापना की है कि समाज में न तो कोई वर्ग होना चाहिए और न ही कोई राज्य होना चाहिए। तो यह आदिम समाज युग हो गया। उसके बाद उसने दूसरे युग की व्याख्या की है, वह दास युग। दास युग में कौन होता था? मालिक होता था और मालिक दास से वो सब करवा सकता था जो वह चाहता था। अर्थात जो मालिक होता था उसका पूर्णतः दास पर नियंत्रण होता था।
तो इसमें उसने कहा है कि यह युग भी नहीं होना चाहिए। इस तरफ इतिहास आगे बढ़ा है कि पहले आदिम युग था, वह इस प्रकार था। फिर दास युग आया, तो दास युग में मालिक दास को अपना बिल्कुल खरीदा हुआ मानता था और वह जो चाहता था वह उससे करवाता था। तीसरी आई थी सामंतवादी। तो सामंतवाद में जो सामंत होते थे वह किसानों से काम करवाते थे, वह जो फसल आती थी उनको खुद रख लेते थे। इस प्रकार उसने सामंतवादी विचारधारा का भी विरोध किया और उसने अंतिम जो विचारधारा बताई वह पूंजीवादी विचारधारा। और इस विचारधारा को मार्क्स ने सबसे जटिल विचारधारा की संज्ञा दी है। सबसे जटिल पूंजीवादी व्यवस्था को माना है और इसने कहा है कि यह तो जो सर्वहारा वर्ग है उसका शोषण करती है। इस तरह मार्क्स ने कहा है कि सर्वहारा वर्ग को एकत्रित सुगठित होकर इसका विरोध करना है और इसको जड़ से ही उखाड़ कर फेंकना है और सर्वहारा की सत्ता स्थापित करना है। अर्थात जो कार्ल मार्क्स था उसने यह नहीं कहा कि समाज सब समान होने चाहिए, उन्होंने कहा है कि पूंजीपति वर्ग को पूर्णतया उखाड़ कर फेंकना है और संपूर्ण विश्व में एक सर्वहारा की सत्ता स्थापित करनी है। यह जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी, जो वैज्ञानिक समाजवाद आया था, इस वैज्ञानिक समाजवाद में किसी विशेष क्षेत्र को लेकर यह क्रांति नहीं की गई थी। इसमें विश्व के समस्त सर्वहारा का समस्त मजदूरों को बुलाया गया था कि आइए, और इसीलिए इसे एक अंतरराष्ट्रीय क्रांति कहते हैं, क्योंकि इस में किसी विशेष स्थान इसमें सीमा या क्षेत्र सीमा में बांधकर इसे नहीं रखा गया था। इस विचारधारा का प्रचार किया गया था, वह विश्व के समस्त मजदूरों का आह्वान किया गया था कि आइए हम सर्वहारा की सत्ता स्थापित करेंगे। तो इस प्रकार ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स ने दिया। अगला हमारा सिद्धांत रहेगा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जो समाज है वह दो वर्गों में बढ़ गया है। पहला है पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। और जो पूंजीपति वर्ग है वह उत्पादन व वितरण के साधनों पर पूंजीपति वर्ग का नियंत्रण रहता है, इसका स्वामित्व रहता है। जो मजदूर वर्ग है वह मजदूर करके अपना जो घर का खर्चा रहता है वह चलाता है, अपनी जीवन यापन करता है। तो जो कार्ल मार्क्स है वह कहते हैं कि इस तरह यह इन्हें अवसर नहीं देते मजदूर वर्ग को, जो निम्न वर्ग होता है मजदूर वर्ग को अवसर नहीं मिलता है, वह सर्वहारा वर्ग की स्थिति और अधिक खराब होती ही जाती है और पूंजीपति वर्ग और धनी होता ही जाता है। इस प्रकार एक समय ऐसा आता है कि जो पूंजीपति वर्ग है वह अमीर की ओर बढ़ता जाता है। वह समाज में दो वर्ग हो जाते हैं, पहला अमीर वर्ग जो पूंजीपति वर्ग होता है और दूसरा गरीब वर्ग जो मजदूर वर्ग होता है। तो फिर इनमें आर्थिक हितों की लड़ाई चल जाती है। आर्थिक हितों के लिए फिर जो लड़ाई होती है, जो संघर्ष चलता है, उसे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि यह दो वर्गों के बीच का संघर्ष होता है। गरीबी व अमीरी के बीच में जो लड़ाई चलती है, जो वर्ग संघर्ष होता है, उसे वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की संज्ञा दी है। आगे तीसरा सिद्धांत जो कार्ल मार्क्स ने, चौथा सिद्धांत जो दिया है वह है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, तो इसमें मार्क्स कहता है कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में जो मेहनत करते हैं वह मजदूर वर्ग होता है और जो करवाता है वो वही पूंजीपति वर्ग होता है।
जो पूंजीपति वर्ग होता है, उद्योग धंधों सब पर पूंजीपति वर्ग का स्वामित्व होता है। तो जो पूंजीपति वर्ग है वह सिर्फ सामान, कच्चे माल इनकी व्यवस्था करता है, जबकि उसे किस प्रकार से क्या करना है, उसमें जितनी मेहनत लगती है वो सारी मेहनत मजदूर वर्ग करता है। उसे एक नया उत्पाद बनाकर, किसी भी चीज का उत्पादन करके नया उत्पाद बनाकर यह तैयार करता है। उसके बाद जो यदि कोई टैक्स लगाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उन सब का जो शेष राशि होती है, शेष राशि, वह संपूर्ण राशि पूंजीपति वर्ग के पास रहती है। जबकि उस पर अधिकार किसका होता है? जो संपूर्ण मेहनत करता है वह कौन करता है? मजदूर वर्ग करता है। अर्थात यहाँ पर कोई चीज बिकी और वह विदेश में बिकने जाएगी तो उस पर कर लगाया जाएगा, तो वह अतिरिक्त मूल्य होगा उस चीज का, तो उस मूल्य को पूंजीपति वर्ग अपने पास रखता है। जबकि मजदूर, वह मेहनत किसकी रहती है? मजदूर वर्ग की रहती है। तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि जब किसी चीज का प्रोडक्शन मजदूर वर्ग कर रहा है, किसी चीज का उत्पादन मजदूर वर्ग कर रहा है और पूरी मेहनत, खून पसीने की मेहनत मजदूर वर्ग करता है, जब सामान तैयार होता है तो उस सामान को बेचने पर जो उस पर अतिरिक्त मूल्य लगता है, उस पर जो कर लगाया जाता है, वह पूंजीपति वर्ग क्यों लेता है? वह तो मजदूर वर्ग का हिस्सा है, उसमें मेहनत जो सारी लगी है वह मजदूर वर्ग की लगी है। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इस तरफ पूंजीपति वर्ग इनका शोषण करते हैं। जो अतिरिक्त मूल्य उत्पादन की वस्तुओं पे, उत्पादों पर लगता है, वह मूल्य इनका है, तो यह मजदूर वर्ग को देना चाहिए, न कि पूंजीपति वर्ग को अपने पास रख लेना चाहिए या इन्हें नहीं हथियाना चाहिए। तो इस सिद्धांत को अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहा है मार्क्स ने। अर्थात जो प्रोडक्शन पर अतिरिक्त मूल्य लगता है, अतिरिक्त कर या किसी भी माध्यम से लगता है, तो वह मेहनत मजदूरों की होती है और यह उन्हें ही दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि समाजवाद क्या था। कार्ल मार्क्स से पूर्व समाजवादी विचारक एक आदर्शवादी थे। वह आदर्श को महत्व देते थे, इसलिए उसे यूटोपियन समाजवाद कहा गया, और कार्ल मार्क्स के बाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक तरीके से मार्क्स ने अपने विचार प्रस्तुत किए। मार्क्स ने अपने विचार 4 सिद्धांतों के माध्यम से प्रस्तुत किए और संपूर्ण कार्ल मार्क्स के जो विचार थे उसे मार्क्सवाद की संज्ञा दी गई है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।